हो तो चालू किया जाए। अच्छा, पाचक ग्रंथियाँ याद है कि नहीं याद है? कितनी थी? 4 थी ना? कौन कौन सी? बोलो मेरे साथ। लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास और लास्ट में गॉल ब्लैडर। याद है कि नहीं याद है चारों? सबसे पहले उठाते हैं हम लोग लार ग्रंथि। हमारे शरीर में पर डे भोजन जैसे खाते हैं या फिर कुछ सोचते हैं, किसी भी खाने को सोचते हैं, हमारा फेवरेट मोमोज, फिंगर, ये सब, तुरंत मन में पानी से जीभ में पानी आने लगता है। वाह क्या स्वाद है। तुरंत समझ में लगता है कि अरे वाह वाह वाह। तो ये क्या आ रहा है? लालच? ना ना ना, ये आ रही लार। मुंह में पानी आना मतलब लालच होना मुहावरा अलग है, लेकिन ये जो निकल रहा है पानी, इसको पीते क्या है? लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लार। और हम लोग यही सोच के या फिर खाना खाते हुए टोटल एक दिन में कितनी लार निकालते हैं? 1.5 लीटर लार। कितनी लीटर? 1.5 लीटर। अगर किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है, अगर, तो भाई एक गिलास लेना या फिर बोतल लेना, जब जब लार निकले इसको भर लेना, फिर नाप लेना। 1.5 लीटर से ज़्यादा निकल जाए मैसेज कर देना। तो ये जो लार निकालती हैं, यही क्या होती हैं? लार ग्रंथियाँ। अब समझते हैं लार ग्रंथियाँ कितने जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। अब उन तीनों के नाम कौन कौन से हैं? तो सुनो भाई, ये 3 होती हैं, पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। कौन कौन सी? पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। बोलो। पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। कर्णमूल ग्रंथि और ये अधोहनु ग्रंथि। हनुमान वाला अधोहनु ग्रंथि और ये अधोजिह्वा ग्रंथि। अब देखो इनकी स्थिति क्या होती है। जो हमारी कर्णमूल या फिर पैराटॉइड ग्लैंड होती है, वो कान के नीचे यानी कि यहाँ पर होती है। सबमैंडिबुलर, इसको हिंदी में तुरंत याद हो जाएगा। अधोहनु, हनु मतलब हनुमान जी के कहाँ लगा था? ठोड़ी में लगा था। इधर ठोड़ी में तो लगा था, तभी तो नाम हनुमान पड़ा था। तो इसको क्या बोलते हैं? हनु। जबड़े को क्या बोलेंगे? ठुड्डी को, मतलब हनु। तो यही ठुड्डी यानी कि जबड़े के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सबमैंडिबुलर या अधोजिह्वा। जिह्वा मतलब जीभ। तो जीभ के नीचे, ये यहाँ पे जीभ के नीचे जो ग्रंथि पाई जाए वो कौन सी ग्रंथि? सबलिंगुअल। और पैराटॉइड ग्लैंड जो होती है वो सबसे बड़ी, पैराटॉइड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कौन सी? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? पैराटॉइड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैराटॉइड। अगर तुमसे पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी है? लीवर। कौन सी है? लीवर। तो लार निकल रही है तो क्यों निकल रही है? खाने का नाम ही सोचते तभी लार क्यों निकलती है? खाना खाते हैं तभी लार क्यों निकलती है? इसे परमानेंट निकलनी चाहिए, निकलते रहना चाहिए। क्या अच्छी चीज़ है यार, निकलती रहे। तो बात को समझ लो भाई, ये लार निकलती है हमारे खाने को चिपचिपा बनाने के लिए और कुछ बहुत उसको पाचन करने के लिए। क्या करने के लिए? पाचन करने के लिए। तो लार में भी इसका मतलब एंजाइम पाए जाते होंगे ना? बिल्कुल पाए जाते हैं। लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 4। कितने एंजाइम? 4। इसको लगता था कि 1 पाया जाता है, ये सुना था ना टाइलिन। बाकी सब 4 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4। सबसे पहला कौन सा? टाइलिन। दूसरा डायस्टेज, फिर लाइसोजाइम, म्यूरिन। टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम, म्यूरिन। हमको ये लग रहा है कि इसमें नाम बड़े लगते हैं। पहला कौन सा? टाइलिन। दूसरा कौन सा? डायस्टेज। तीसरा कौन सा? लाइसोजाइम। चौथा कौन सा? टाइलिन का काम होता है मंड यानी कि स्टार्च का पाचन। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो मंड का पाचन कौन करता है? स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन और डायस्टेज। टाइलिन और डायस्टेज, इसको ध्यान से देखना। एक तरीके का इसको समझ लो, सैनिटाइजर समझ लो इसको। सैनिटाइजर क्यों? अगर अच्छा बताओ, सैनिटाइजर हम लोग हाथ में क्यों लगाते हैं? ताकि कीटाणु मिट जाए भाई। बोलो, इसीलिए लगाते हैं ना भाई। तो लाइसोजाइम क्या काम कर रहा है? कीटाणुओं का नाश कर रहा है। क्या ये मुंह का सैनिटाइजर नहीं हो गया? म्यूलिन, 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 म्यूलिन जब हम भोजन को खाते हैं, ठीक, जैसे मसाला बनता है, छत पर ढालने के लिए जब मसाला बनता है तो उस मशीन में
गिट्टी डाली जाती है, मोरम डाली जाती है, सीमेंट डाली जाती है। तो ये गिट्टी मोरम सीमेंट समझ लो खाना हो गया, ये मशीन हो गई, इसमें खाना डाल दिया, घुमा घुमा के उसमें जो घूमता रहता है, तो खाना को घुमाने का काम कौन करेगा? जीभ। जीभ करती है। प्लस ऊपर से पानी भी डाला जाता है उसमें, तो पानी, उसमें पानी, और इसमें क्या डाला जाता है? ये न्यूलिन। तो न्यूलिन भोजन को कैसा बना देता है? चिपचिपा। अब भैया चिपचिपा क्यों बनाता है यार? ये इतना सब कुछ मिलाने की क्या जरूरत है? अगर चिपचिपा नहीं बनेगा, सबको पता है कि जो ग्रास नली है, ऑइसोफेगस है, वो पतली है, ज़्यादा मोटी तो है नहीं। अब सरक एकदम बढ़िया से सरकने वाला चाहिए। अगर नहीं सरकेगा, अगर चिपचिपा नहीं होगा, तो फिर सरकने में दिक्कत आएगी, घर्षण ज़्यादा हो सकता है। हम याद करो, जब हम लोग कहीं कट वट जाता है, अंदर कट लग जाता है, तुरंत उंगली मुंह में डाल देते हैं। डाल लेते कि नहीं? तो क्यों डाल लेते हैं भाई? तो पता है, कुछ लोगों का मानना है कि मेरा खून है, बर्बाद नहीं जाना चाहिए, हम वापस पी लेंगे। ना भाई साहब, ये गलत फहमी से दूर रहो। ये नहीं होता है कि ये खून निकल रहा है, पी लेंगे तो वापस चला जाएगा। देखो, बच्चों में सबसे ज़्यादा ये लार निकलती है, और लार ज़्यादा निकल रही तो लाइसोजाइमी मतलब ज़्यादा निकलेगा। निकले कि नहीं निकलेगा? अब भाई बच्चों में ज़रूरी इसलिए भी है, बच्चे क्या खा लेते हैं, किसी को कुछ भरोसा, पता चले क्या कहीं पे भी घूम रहे हैं छोटे बच्चे और कुछ भी चाटने लगे हैं, पूरा मुंह में भर लिया बिल्कुल। ठीक, तो अब हम लोग तो नहीं भरेंगे कि सामने टेबल रखी ले भर लिया, नहीं ना। तो बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए उनको उनमें कीटाणुनाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए उनकी लार भी ज़्यादा निकलती है। थोड़ी सी एक जीके की चीज़, जब हमारी ये पैराटाइड ग्लैंड फूल जाती है, तो उसके फूलने से होता है ये बम्स रोग। कौन सा रोग? बम्स। बम्स यानी कि इसको बोलेंगे कनगुच। हम लोगों में जो ये पैराटाइड ग्लैंड क्या निकाल रही है? हाँ, क्या निकाल रही है? लार। लेकिन जब सांप की बात आती है, तो सांप में ये विष थैली का काम करती है। किसका? विष थैली का। मतलब कि सांप में जो जहर बनता है, वो इकट्ठा कहाँ पर रहेगा? इसी पैराटाइड ग्रंथि में। अगली पाचक ग्रंथि कौन सी थी? यकृत। लीवर थी अगली पाचक ग्रंथि। देखो भाई, लीवर क्या होता है? ये शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कहो या फिर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहो, दोनों ही कौन है? यकृत है। दूसरी बात, इसकी स्थिति उदर गुहा यानी कि पेट में इधर दाईं तरफ होती है। किस तरफ? दाईं तरफ। तीसरी बात, इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है लगभग 1.5 किलो। क्या इसमें कोई भी चीज एग्जैक्ट होती है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, इसीलिए हम लोग आगे लगभग लगा देंगे। तो 1.5, 1.6, 1.7, 1.4, 1.3, 1.2 सब उसमें निपटा चला आएगा। ठीक है। इसका आकार देखो कैसा है। सच बताना, ये कुछ पेटीज के तरीके नहीं लग रहा है? जैसे मन हो याद करो भाई। पेटीज के तरीके होता है, जूते की तरीके होता है, टोपी की तरीके होता है, कैसे भी याद कर लो, लेकिन लिखना नहीं है कि भाई इसका आकार पेटीज की तरीके होता है या इसका आकार जूते की तरीके, लिखना नहीं है। 9th क्लास में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस ग्रंथि में होता है या फिर कहाँ पर होता है? तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? यकृत में। तभी देखा होगा कि आदमी अपना लीवर डोनेट कर देता है। सुना है सबने कि नहीं सुना है कि अपना आधा लीवर काट के दे दिया, आधा लीवर काट के उनको लगा दिया, इनको फिट कर दिया, तो क्या आधा लीवर के भरोसे रहेंगे? ना भाई, आधा लीवर के भरोसे नहीं रहते हैं। यकृत में इतना कोश का विभाजन होता है कि अपना वो 6-7 महीने में वो पूरा कर लेगा। ये हम झूठ बोल रहे, तो इसको सर्च करके देख लो कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। जब भी कभी लीवर डोनेट किया जाता है, तो डोनर और रिसीवर दोनों का ही लीवर 7-8 महीने में पूरा का पूरा हो जाता है। इसी लीवर में एक ये छोटी सी थैली लटकी रहती है। ठीक, ये दिख रही है ये वाली। इस थैली को हम लोग बोलते हैं पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। पहले इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये तो हुआ भाई हमारा क्या? यकृत। यकृत में एक थैले नुमा संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। अब मेरे भाई, पित्ताशय करता क्या है वो थोड़ी देर बाद बताएंगे।
पित्ताशय से निकली रहती है ये एक नली, जिसको बोलते हैं पित्त नली। क्या बोलते हैं? पित्त नली। ये पित्त नली जाकर मिलती है कहां पर? ग्रहणी में। कहां पर? ग्रहणी में। कहां पर? ग्रहणी में। अब जो ये यकृत है ना, वो लगातार उत्पादन करता है पित्त रस का, यानी कि बाइल जूस का। जो बाइल जूस होता है ना, वो खाने को जब अमाशय से खाना आता है तो वो अम्लीय होता है। अब खाना जाना है आंत में, तो जो हमारी आंत होती है वो अम्लीय माध्यम को, यानी कि एसिडिक मीडियम एक्सेप्ट नहीं करती। तो जाहिर सी बात है, इसको बेसिक करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसीलिए ये पित्तरस खाने में जाके मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलना है। ये पित्तरस लगातार जाता रहेगा, जब खाना आ रहा हो या ना आ रहा हो, ये पित्तरस लगातार बनता रहेगा। तो भाई पित्तरस बनकर इकट्ठा कहां पर रहेगा? पित्ताशय में, यानी कि गॉल ब्लैडर में। ठीक, बात पक्की। जब जब खाना नीचे आएगा, यानी कि आंत में जाएगा खाना, तब तब ये पित्ताशय इस पित्त नली के द्वारा, बाइल डक्ट, इसको क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट, इसके द्वारा पित्त पित्त रस यानी कि बाइल जूस को कहां पर भेज देगा? ग्रहणी में। ग्रहणी किसका हिस्सा है? बताओ जल्दी बताओ, ग्रहणी किसका हिस्सा है? बताओ। छोटी आंत का, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, डिओडेनम। याद है सबको मतलब। अब पढ़ते हैं यकृत के कार्य, यानी कि यकृत का सबसे पहला कार्य है हिपैरिन नामक प्रोटीन का स्राव। किस प्रोटीन का? हिपैरिन। दो प्रोटीन यकृत निकालता है, एक हिपैरिन और एक फाइब्रिनोजन। हिपैरिन और फाइब्रिनोजन। हिपैरिन जो होता है वो खून को पतला रखता है। अगर हिपैरिन ना निकले तो हमारे नसों में खून जमने लगेगा, नसों के अंदर खून क्लॉट हो जाएगा। तो इसीलिए हिपैरिन का निकलना भी जरूरी है। अगर हिपैरिन ज्यादा निकल जाए तो कहीं भी कट लगा तो लगातार खून क्या होता रहेगा? बहता रहेगा। तो खून को बहने से रोकने के लिए लीवर क्या निकालता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? ये खून को जमाता है, मतलब कि ब्लड क्लॉट करता है। जो पपड़ी बनती है, पपड़ी, उसमें मदद कौन करता है? फाइब्रिनोजन। फिर अभी बताया पित्त रस का स्राव, यानी कि बाइल जूस निकालता है। अभी सब कुछ बताया ना। हाँ, पित्त रस की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 8। भाई केमिस्ट्री में पढ़ी है ना, पीएच मान, पीएच वैल्यू, है ना। तो 7 से ज्यादा मतलब क्षारीय है, तो इसका कितना है? 8। तो ये भी कैसा होगा? बेसिक, यानी कि क्षारीय। चौथा कार्य, किसने किसने इमल्शन पढ़ा है? जब कभी भी मान लो जैसे एक एक गिलास है, इसमें हमने पानी ले लिया और ये तेल ले लिया, हमारी 7 पुश्तें बीत जाएंगी, लेकिन हम घोलते रहेंगे, घोलते रहेंगे, घोलते रहेंगे। क्या कभी तेल पानी में मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ भी करके, जैसे ना तैसे, जब हम तेल को पानी में घोल दें तो वो क्या कहलाएगा? इमल्शन। क्या कहलाएगा? इमल्शन। यानी कि दो प्रेमी एक साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको रखा जा रहा है। दो लोग एक साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको रखा जा रहा है, उसे ही क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं। क्या? तो फैट, फैट यानी कि एक तरीके का तेल, पित्तरस यानी कि पित्तरस वो एक तरीके का पानी। क्या ये दोनों एक साथ रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे, लेकिन इनको जबरदस्ती मिलाया गया। जबरदस्ती मिलाया गया, यानी कि फैट को तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? किसके द्वारा तोड़ा गया? पित्त रस के द्वारा। तो पित्त रस के द्वारा फैट को, यानी कि वसा को तोड़ना या पाचन करना ही क्या कहलाता है? वसा का इमल्सीकरण। अब ये दो रिएक्शन देख लो, ग्लूकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनियोसिस। ग्लूकोजिनोलाइसिस, तीन तीन टुकड़ों में याद करो। ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस। वैसे इसको ग्लाइकोजेनियोसिस, 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 ग्लाइकोजेनियो। होता क्या क्या इनमें? जैसे कभी कभार क्या हुआ, हमने हुमच के खाना खा लिया, बहुत ज्यादा हचक के, बिल्कुल बहुत एकदम पेट फुल हो गया, ग्लूकोज है ग्लूकोज, ग्लूकोज है ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज हो गया। अब शरीर को जितनी जरूरत है
उतना ही तो वो यूज करेगा कि ज्यादा यूज कर लेगा? नहीं, आज ज्यादा ग्लूकोज मिल गया है, आज ज्यादा काम करेंगे, आज ज्यादा ग्लूकोज यूज करेंगे। नहीं ना, अपने मतलब भर का यूज करेगा, तो बाकी ग्लूकोज क्या होगा? बेकार, कोई फायदा ही नहीं। हाँ भाई, इसीलिए यकृत चाचा क्या कहते हैं ना, हम है ना, यकृत क्या करता है, ग्लूकोज को किसमें बदल देगा? ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन में क्यों बदला? ग्लूकोज ही रहने देते हैं, क्यों बदल दिया ग्लाइकोजन में? तो सुनो मेरे भाई, गुस्सा हो नहीं। जब शरीर को जरूरत पड़ी, मान लो खाना नहीं मिला, ग्लूकोज की मात्रा पूरी नहीं हुई, अब शरीर कह रहा है ग्लूकोज 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 दो, ग्लूकोज दो, तो तुरंत यकृत कहेगा चुप रहो चुप रहो, हम दे रहे हम दे रहे। तो जो ग्लाइकोजन संचित किया था उसको वापस किस में बदल देगा? ये ग्लूकोज में। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोजिनोलाइसिस। जिसमें ग्लूकोज बन रहा है उसको बोलेंगे ग्लूकोजिनोलाइसिस। देखो, जिसमें शुरुआत में ग्लूकोज आ जाए उसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज। याद करने का तरीका बता रहे हैं। और जिसमें शुरुआत में ग्लाइकोजन आ रहा है उसमें क्या बनेगा? ग्लाइकोजन बनेगा। आखिरी काम इसका शरीर में उपस्थित अमोनिया को किसमें बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। किसमें बदल देता है? यूरिया में बदल। अमोनिया जो होती है वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है, तो इसीलिए अमोनिया को यकृत क्या करता है? यूरिया में बदल देता है, और यूरिया पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। अगर ये यूरिया बाहर ना निकले, तभी ये यूरिया जब बाहर नहीं निकलती है तो गठिया रोग हो जाता है। अरे दादा, घुटनों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, उसी को क्या बोलते हैं? गठिया रोग। बात समझ में आई? यकृत खत्म। एक तुम्हारे मन की बात एकदम, इसको तो भूलने वाले नहीं, कसम बता रहे हैं। देखो, यकृत एक वर्णक निकालता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन करता क्या है? ये बिलिरुबिन लैट्रिन को पीला रंग देता है। तो लैट्रिन का रंग पीला किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, अगला टॉपिक लास्ट, अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज। ये स्थित कहां पर होती है? तो अग्न्याशय आमाशय के पीछे स्थित होता है। मतलब ये आमाशय, इसके पीछे कौन सी ग्रंथि होती है? अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज। कौन सी? पेनक्रियाज। ये दिखती कैसी है? हमें बताने की जरूरत नहीं कैसी दिखती है। कैसी दिखती है? पत्ती की जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? पट्टी पर। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग होती है 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 4 सेंटीमीटर। लगभग 4 सेंटीमीटर का जो ये पिछला भाग है यानी कि दाहिना भाग, ये तुमको थोड़ा चौड़ा नहीं दिख रहा है चौड़ा दिखेगा क्या है? ये चौड़ा भाग किससे जुड़ा रहता है? बोलो। ये चौड़ा भाग, ये देखो, ग्रहणी से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ? और इसका आगे वाला भाग यानी कि बायां भाग जो कि सकरा है, वो जुड़ा रहता है प्लीहा से। प्लीहा यानी कि तिल्ली, स्प्लीन। आरबीसी की कब्र किसको बोला जाता है? बताना जरा। ठीक, चलो अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। अभी मिश्रित ग्रंथि क्या बताओगे भैया? 3 टाइप की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित, यानी कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड। बहिस्रावी मतलब ऐसी ग्रंथियां जो कि पदार्थ का स्राव बाहर की तरफ करें। कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। वो कौन सी ग्रंथियां होती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां। जो भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो सारी की सारी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? बोलो। एंजाइम्स निकालती हैं। क्या निकालती हैं? 2-3 जरा बोलना। 2-3 बहिस्रावी ग्रंथियां जो एंजाइम निकालती हैं, बोल दो सबके सब। अब मिश्रित ग्रंथि मतलब कि इसमें कैसे भाग होंगे? दोनों भाग, यानी कि जो एंजाइम्स भी निकालें और जो हार्मोन्स भी निकालें। ठीक, इसका जो भाग एंजाइम निकालता है उसको क्या बोलते हैं? बहिस्रावी भाग। कौन सा भाग? बहिस्रावी भाग। और जो भाग इसका निकालता है हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी भाग। कौन सा भाग? अंतःस्रावी भाग। मतलब ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो इधर भी फेंकती है और इधर भी फेंकती है। बस। इसका बहिस्रावी भाग क्या निकालता है? अग्न्याशयिक रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस। और इसका अंतःस्रावी भाग बना होता है लैंगर-हैंस की दीपिकाओं का। किसका? लैंगर-हैंस की दीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगर-हैंस। ये लैंगर-हैंस की दीपिकाएं क्या निकालती हैं? हार्मोन्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हार्मोन। बहिस्रावी भाग जो निकालता है अग्न्याशयिक रस,
उस अग्न्याशयिक रस में 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। बोलो मेरे साथ, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन? प्रोटीन का। एमाइलेज का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। लाइपेज का काम क्या होता है? वसा का पाचन। अब हार्मोन कौन से निकलते हैं? याद करो, सुना भी होगा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ये दोनों हार्मोन कहां से निकलते हैं? बताना जरा, बताना जरा, बताना जरा। अग्न्याशय से, यानी कि पैनक्रियास से। इंसुलिन तो भाई सबको पता है, ठीक है, हाई स्कूल लेवल में आ गए हो तो इंसुलिन तो पता ही होगा, सुना ही होगा यार। जैसे किसी किसी के डायबिटीज हो जाती है तो उसके इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, सुना है कि नहीं? अभी हमने लीवर में क्या पढ़ा था? अतिरिक्त ग्लूकोज को किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। करवाता कौन है? इंसुलिन। करवाता कौन है? इंसुलिन। देखो थोड़ा तुमको हार्मोन बताते हैं। हार्मोन एक टीचर की तरीके होता है। किसके तरीके? टीचर के तरीके। जैसे तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो तुमको चाहे मार के पढ़ाएं चाहे प्यार से पढ़ाएं, पढ़ाना किसका काम है? मेरा। काम तुम नहीं, काम तुम करोगे, लेकिन उसके लिए प्रेरित करना किसका काम है? मेरा काम है ना। तो हम हो गए हार्मोन, काम कौन करेगा? तुम करोगे। अभी के लिए जैसे मान लो कि हम ये इंसुलिन हो गया और तुम हो गए लीवर, तो हम बनाना काम किसका है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा? तुम। लेकिन कहेगा कौन? प्रेरित कौन करेगा? बदलो बदलो बदलो, हम कहेंगे ना। तो हार्मोन क्या करते हैं? कोई काम करते नहीं है, उसको प्रेरित करते हैं। बात समझ में आई? तो वैसे ही इंसुलिन बार बार जब भी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, तुरंत इंसुलिन चिल्लाएगा उसको, यकृत को, ए यकृत बना जल्दी। तो यकृत तुरंत क्या करेगा? ग्लूकोज को किसमें बदल देगा? ग्लाइकोजन में। अब जब इंसुलिन की मात्रा हो जाए कम, क्या हो जाए? कम, तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज तो बदलेगा नहीं ग्लाइकोजन में, तो रुधिर में यानी कि ब्लड में इन ग्लूकोज हो जाता है ज्यादा। और जब ग्लूकोज ज्यादा, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है डायबिटीज। में बोले तो मधुमेह। ग्लूकेगॉन क्या काम करता है बेटा? तो ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अब तुम समझो, अगर ये ग्लूकेगॉन कम निकला, अगर ग्लूकेगॉन कम निकला, तो जाहिर सी बात है ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में नहीं बदलेगा यकृत। अगर ये कम निकला तो हम लोग थका थका महसूस करने लगेंगे। जब खाना नहीं खाया या फिर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो हमारा साथ समय पे नहीं देगा। अगर ज्यादा निकल गया, अगर ये ग्लूकेगॉन ज्यादा निकला, तो भी हम लोग के कौन सा रोग हो सकता है? डायबिटीज। पूछो क्यों? पूछो पूछो। जो भी ग्लाइकोजन बदला था उसको ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, जरूरत हो या ना हो, किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। तो भाई साहब, ये तुम्हारा अब पाचन तंत्र पूरा का पूरा खत्म। हमें ये बताओ कि पहले पूरे के पूरे तंत्र पढ़ा दें फिर क्रिया पढ़ाएं, या फिर तंत्र क्रिया तंत्र क्रिया तंत्र क्रिया, ऐसे ही बताना जरा कैसे पढ़ाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी इसी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से करते रहें।